हम श्वसन तंत्र पर लेंगे क्योंकि श्वसन तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आहार नाल आता है, उसके बाद श्वसन नाल आता है। तो हम आज श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। एक्चुअली श्वसन तंत्र कई सारे अंगों से मिलकर बना होता है जिसको हम श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन एक्चुअली ये जो अंग है ना, श्वसन करने वाली जो अंग होता है उसको हम श्वसन अंग बोलते हैं। श्वसन में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है और ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर हमारे रुधिर में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर यानी कि बाहर के वातावरण में छोड़ते हैं। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। तो श्वसन तंत्र को हम निम्नलिखित श्वसन अंग में बांट रखे हैं, जैसे कि एक होता है नासा मार्ग, ठीक ना, दूसरा होता है ग्रसनयी, तीसरा होता है लेरिंक्स या स्वरयंत्र और चौथा होता है ट्रेकिया और लास्ट है फेफड़ा। तो श्वसन तंत्र में श्वसन की क्रियाओं को संपन्न करने वाली अंगों को क्या बोलते हैं, श्वसन अंग बोलते हैं। तो पहला जो ये है नासा मार्ग एक्चुअली नाक द्वार यानी कि हमारे नाक से लेके ये फ्रिंक्स तक होता है, यानी कि ग्रसनी तक जाता है। तो नासा मार्ग का मुख्यतः काम क्या है, जिससे कि हमारे जो नाक हैं यहाँ से हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, हवा को अंदर लेते हैं। तो यहाँ से इसका क्या काम है हम देखते हैं। जैसे पहला है नासा मार्ग। तो नासा मार्ग का क्या काम होता है, धूल के कण, बैक्टीरिया और बहुत सारे सूक्ष्म जीवों को अंदर जाने से रोकता है। किसका काम है, ये नाक का काम है। नाक में जो नाक द्वार होता है यानी कि नासा मार्ग होता है, उसका काम होता है कि वो धूल कण को रोकता है। दूसरा है कि जैसे नासा मार्ग के अंदर ना एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। नासा मार्ग के अंदर क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो क्या छोड़ता है, जो म्यूकस छोड़ता है, ठीक है ना। तो हमारा नासा मार्ग एक दिन में 1/2 लीटर म्यूकस प्रत्येक दिन स्रावित करता है। दूसरा इसका काम है हवा को नम या शरीर के ताप के समान बनाता है। यानी कि जब भी हम हवा को अपने नाक से अंदर खींचते हैं तो सबसे पहला उसका क्या काम होता है, पहला काम होता है कि उसमें जितना भी धूल कण है, डस्ट पार्टिकल्स है, बैक्टीरिया है, उसको रिमूव करता है। उसके बाद क्या करता है, जो हवा का टेम्परेचर है उसको हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग दोनों को बराबर करता है। यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म हवा को हमारे शरीर के तापमान के हिसाब से उसको समान बनाता है और फिर क्या, नासा से सूंघने एवं श्वसन नाल के द्वार का कार्य करता है। ये हम देख लिए हैं। तो ये हमारा है नासा मार्ग। फिर है ग्रसनी, यानी कि श्वसन तंत्र का दूसरा पार्ट्स होता है ग्रसनी, जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। श्वसन तंत्र का दूसरा पार्ट्स होता है ग्रसनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। और फेरिंग्स मुख्यतः कहाँ होता है, ये नासा गुहा के क्या होता है, ठीक पीछे होता है। नासा गुहा के ठीक पीछे उपस्थित श्वसन अंग के नाम बताइए तो क्या होगा, फेरिंग्स होगा। नासा गुहा के ठीक पीछे उपस्थित रहता है, उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं, यानी कि ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी के बाद क्या है, लेरिंग्स या स्वरयंत्र है। लेरिंग्स और या स्वरयंत्र क्या होता है, एक्चुअली लेरिंग्स और स्वरयंत्र ना ग्रसनी और ट्रेकिया को आपस में कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है। तो ग्रसनी एवं ट्रेकिया को आपस में जोड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स। ध्वनि उत्पन्न करना इसका प्रमुख कार्य होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर में कौन सा अंग ध्वनि उत्पन्न करने में मदद करता है तो वो क्या होगा, लेरिंग्स होगा, स्वर यंत्र होगा, ठीक ना। और लेरिंग्स का एक और मुख्य काम क्या होता है, लेरिंग्स का एक सबसे प्रमुख काम होता है कि जो हमारा एपिग्लोटिस रहता है ना, ये लेरिंग्स का चित्र हुआ, ये रहा एपिग्लोटिस। तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, जैसे हम ऑक्सीजन या हवा को अंदर लेते हैं तो वो हमारे लंग्स तक पहुंचना रहता है, ठीक ना। और सेम जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो इसी छिद्र के माध्यम से कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है। तो एपिग्लोटिस का मुख्य काम क्या होता है कि जैसे हम भोजन खाते हैं तो ये क्या करता है, हमारे लंग्स के द्वार को बंद कर देता है, ताकि उसमें क्या है, ताकि इसमें भोजन नहीं जा सके। और कभी कभी हम अक्सर क्या करते हैं, और खाते खाते या हंसते हंसते कुछ मतलब खा लेते हैं और वो क्या होता है, वो हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है, यानी कि हवा के रास्ते में चला जाता है, जिस वजह से क्या होता है, अचानक से हम जोर से खांसी करते हैं या छींकते हैं। तो ये काम एपिग्लोटिस का है कि एपिग्लोटिस ये तय करता है कि अब मतलब जैसे खाना खाते वक्त ऑक्सीजन के यानी कि लंग्स के द्वार को बंद कर देता है, जिसके वजह से हमारा जो भोजन है वो क्या होता है, वो लंग्स के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। ये एपिग्लोटिस मतलब ब्रेकर का काम करता है। और जब भोजन करना रहता है तो ये रास्ता क्लीन हो जाता है। और जब ऑक्सीजन लेना रहता है तो एपिग्लोटिस कहाँ जाता है, एपिग्लोटिस इस साइड आ जाता है, ठीक ना। तो ध्वनि उत्पन्न करने का जो मुख्य कार्य है वो किसका है, ये है लेरिंग्स का। और लेरिंग्स के अंदर क्या रहता है, एपिग्लोटिस रहता है, ठीक ना। नेक्स्ट पार्ट है ट्रेकिया, यानी कि लेरिंग्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है ट्रेकिया, यानी जैसे हमारा यहाँ पे हवा गया तो अब ये ट्रेकिया है ना,
ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया में क्या होता है, ये वक्ष गुहा में प्रवेश करता है, यानी कि इस तरह का जो गुहा होता है इसको वक्ष गुहा बोलते हैं। ये वक्ष गुहा में प्रवेश करता है और ये ट्रेकिया का मुख्यतः ये ट्रेकिया का ही फिगर है। तो एक्चुअली ट्रेकिया में ना इसको बोलते हैं प्राथमिक ट्रेकिया। ट्रेकिया आगे चल के दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक को बोलते हैं लेफ्ट ट्रेकिया, एक को बोलते हैं राइट ट्रेकिया, एक को बोलते हैं बायां ट्रेकिया, एक को बोलते हैं दाहिना ट्रेकिया या दाया ट्रेकिया। तो जो हमारा लेफ्ट ट्रेकिया है ये दो ब्रांच में डिवाइड होता है, यानी कि दो ब्रांच में डिवाइड होता है। और जो राइट ट्रेकिया होता है वो हमारा क्या होता है, ये हमारा 3 ब्रांच में यानी कि सब ब्रांच में डिवाइड होता है। तो ये ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट, ठीक ना। लेफ्ट में 2 ब्रांच, राइट में 3 ब्रांच में डिवाइड होता है। उसके बाद है फेफड़ा। एक्चुअली फेफड़ा जो है ना यही ये सबसे ज़्यादा प्रमुख अंग है, यानी कि श्वसन तंत्र में अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रमुख अंग है तो वो क्या है, हमारा फेफड़ा है, हमारा लंग्स है। हम लंग्स के बिना क्या कर सकते हैं, कभी भी लंग्स के बिना श्वसन नहीं कर सकते हैं। ये हमारे शरीर में एक जोड़ी लंग्स उपस्थित रहता है, यानी कि टोटल 2 रहता है और इसका कलर रेड होता है, स्पंज के आकार का होता है। और जो हमारा लेफ्ट लंग्स होता है वो राइट लंग्स की तुलना में क्या होता है, वो राइट लंग्स की तुलना में हल्का सा क्या है, बड़ा रहता है, ठीक ना। उसके बाद जो हमारा लंग्स होता है वो प्लूरल मेम्ब्रेन यानी कि डबल झिल्ली से बना रहता है। जैसे कि ये हमारा लंग्स हुआ, ये लंग्स, तो ये डबल झिल्ली प्लूरल मेम्ब्रेन से बना रहता है, इसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक ना। तो यहाँ बेसिकली प्लूरल मेम्ब्रेन बना रहता है और इसी में हमारा क्या होता है, O2 को रुधिर में, O2 को जो हम हवा को अंदर खींचते हैं, उस हवा में जितना भी ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, जितना भी ऑक्सीजन उपस्थित रहता है उसको रुधिर में छोड़ता है और वहाँ पे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको क्या करता है, उसको शरीर से बाहर करता है। तो ये श्वसन तंत्र का प्रमुख श्वसन अंग हुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे कि नासामार्ग हुआ, ये ग्रसनी हुआ, ये लेरिंग्स हुआ, ये ट्रेकिया हुआ और ये फेफड़ा हुआ। ये हमारे श्वसन अंग हैं। अब हम इसको देखते हैं कि श्वसन तंत्र में मुख्यतः कितने सारे प्रोसेस होते हैं, श्वसन अंग मौजूद रहता है। हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि टेडपॉल किसके माध्यम से सांस लेता है, गिल्स के माध्यम से, मेढक त्वचा के माध्यम से, कीट श्वसनली के माध्यम से, स्तनधारी फेफड़ा के माध्यम से और जलीय जीव क्लोन या गलफरा के माध्यम से। तो श्वसन विभिन्न जीवों में अलग अलग अंग के माध्यम से होता है और ये एग्जाम में हमसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं, यानी कि जैसे मनुष्यों में किस तरह का श्वसन होता है। मनुष्यों में फेफड़ा यानी लंग्स के माध्यम से श्वसन होता है, टेडपॉल में गिल्स से, मेढक में त्वचा से, कीट में श्वसनली से, जलीय जीव में क्लोन या गलफरा से। अब इसका हम फिगर देखते हैं। मानव में यानी कि मनुष्य में श्वसन अंग का नाम है फेफड़ा या फुफ्फुस, जिससे हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। तो गैसों के आदान प्रदान को हम क्या बोलते हैं, गैसों के आदान प्रदान को हम फुफ्फुस श्वसन बोलते हैं। यह हमारा फेफड़ा मुख्यतः 2 पार्ट्स में बटा रहता है, एक को बोलते हैं बायां फेफड़ा, बोलते हैं दाहिना फेफड़ा। जो हमारा दाहिना फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है हल्का सा एज कम्पेयर टू बायां फेफड़ा, क्योंकि इसमें जो है ना 3 ब्रंकियोल्स रहता है, ठीक ना। 3 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। 3 पार्ट्स में डिवाइड होने की वजह से इसका एक्सपेंडेशन कैपेसिटी ज़्यादा होता है। इसमें एल्वियोलाई जो ये गुब्बारे जैसा दिख रहा है, एल्वियोली की नंबर ऑफ संख्या ज़्यादा होता है तो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। तो इस वजह से राइट ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट। तो जैसे यहाँ से हमारा नासल पैसेज स्टार्ट होता है, यानी कि नासिका छिद्र से जब हवा आता है तो यहाँ पे एपिग्लोटिस के माध्यम से वक्ष गुहा यानी ग्रेफ्रिंक्स में वक्ष गुहा में एंटर होता है। उसके बाद ट्रेकिया से होते हुए ट्रेकिया के माध्यम से होते हुए वक्ष गुहा में एंटर होता है और यहाँ से 2 पार्ट्स और यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है इसमें सबसे पहले सब ब्रेंक्यूल्स को ब्रेंक्यूल्स बोलते हैं और ये गुब्बारे जैसे को हम क्या बोलते हैं, ये गुब्बारे जैसे इकाई को हम बोलते हैं कुपिका बोलते हैं या एल्वियोली बोलते हैं। यानी कि श्वसन तंत्र में फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र में फंक्शनल यूनिट को एल्वियोली बोलते हैं और एल्वियोली को क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। तो और ये बाकी रहा डायाफ्राम का मुख्यतः काम क्या होता है। डायाफ्राम जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये क्या होता है, नीचे शिफ्ट होता है। नीचे शिफ्ट होने की वजह से हमारे जो लंग्स का कैपेसिटी यानी ऑक्सीजन लेने का कैपेसिटी है वो बड़ा होता है, क्योंकि सांस लेने के बाद ये सारे गुब्बारा फूल जाता है, ठीक ना। जितने भी ये कुपिका है, एल्वियोली है, सब फूल जाता है, इस वजह से इसका साइज बड़ा होता है। तो ये नीचे शिफ्ट हो जाता है और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसका प्रोसेस क्या होता है तंत्र, ठीक ना। तो श्वसन तंत्र में जो
प्रक्रिया होता है वो मुख्यतः 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। श्वसन तंत्र की प्रमुख प्रक्रिया को 4 भागों में बाँटा गया है। पहला है बाह्य श्वसन, दूसरा गैसों का परिवहन, तीसरा आंतरिक श्वसन, चौथा कोशिकीय श्वसन। तो बाह्य श्वसन में हम क्या करते हैं, बाह्य श्वसन यानी कि बाह्य यानी कि बाहर से जो जब हम श्वसन लेते हैं तो इसमें मुख्यतः इसमें 2 तरह के पार्ट्स होते हैं। यानी कि बाह्य श्वसन में पहला है श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग, और उसके बाद है गैसों का विनिमय, ठीक ना। तो श्वासोच्छ्वास में हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। तो श्वासोच्छ्वास को मुख्यतः 2 पार्ट्स में बाँटा गया है। श्वासोच्छ्वास को मुख्यतः 2 पार्ट्स में बाँटा गया है। पहला है निःश्वसन और दूसरा है उच्छ्वसन। यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया को हम निःश्वसन कहते हैं और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम उच्छ्वसन बोलते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया को निःश्वसन इंस्पिरेशन बोलते हैं और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को उच्छ्वसन बोलते हैं, एक्सपायरेशन बोलते हैं। तो इंस्पिरेशन में टोटल हमारे पास कितना नाइट्रोजन एक बार में लेते हैं, तो 78.09%। और ऑक्सीजन में कितना, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना रहता है, 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं, 0.03%। चूँकि हवा जो है कई सारे गैसों का मतलब मिश्रण होता है। क्या है, हवा बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। तो हम जैसे पढ़ रखे हैं कि बाहरी वातामंडल में जो नाइट्रोजन का परसेंट है कितना है, 78%, ऑक्सीजन का 21%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है। तो जैसे ही हम हवा को अपने लंग्स के अंदर लेते हैं तो इतना सारा गैसेस हमारे लंग्स में एंटर होता है, ठीक ना। फिर इसमें दूसरा प्रक्रिया है उच्च श्वसन। तो उच्च श्वसन में क्या होता है, नाइट्रोजन जितना लेते हैं यानी 78.09% बाहर हो जाता है, यानी सारा का सारा सांस छोड़ने में नाइट्रोजन बाहर हो जाता है। और ऑक्सीजन मात्र कितना प्रतिशत बाहर होता है, 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट बाहर होता है, 4% बाहर होता है। यानी कि हम जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं उसमें से हमारे बॉडी से इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या होता है, बाहर हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम बाह्य श्वसन कहते हैं। और बाह्य श्वसन में उच्छ्वास को 2 पार्ट्स में बांट रखे हैं। अब दूसरा है गैसों का विनिमय। तो गैसों का विनिमय क्या होता है, मुख्यतः ये विसरण प्रवणता के आधार पर काम करता है। डिफ्यूजन ग्रेडियंट, एक्चुअली डिफ्यूजन ग्रेडियंट क्या होता है, ये दाबों के अंतर पर काम करता है। जैसे कि दाब का अंतर हुआ तो एक दूसरे के विपरीत ये गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, गैसों का विनिमय होता है, ठीक ना। तो इसको बाह्य श्वसन बोलते हैं, ठीक ना। और इस प्रक्रिया में नेक्स्ट है गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो गैसों का परिवहन में क्या होता है कि जो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन बनता है उस ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है और शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके हमारे फिर लंग्स तक पहुंचाता है। इस प्रोसेस को गैसों का परिवहन कहते हैं। यानी कि जब ऑक्सीजन हमारे लंग से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में, विभिन्न भागों में जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस पुनः फेफड़ा में आता है, पुनः लंग्स में आता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गैसों का परिवहन बोलते हैं। इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि गैसों का परिवहन में हमको कौन कौन सा चीज़ हेल्प करता है, पहला है रुधिर, ठीक ना। तो चूँकि रुधिर में हीमोग्लोबिन रहता है तो ऑक्सीजन को कैरी करने में हमको रुधिर के द्वारा 100% काम हो जाता है। यानी कि रुधिर के माध्यम से हमारे शरीर में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है वो रुधिर के माध्यम से यानी हीमोग्लोबिन के माध्यम से पहुँच जाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः फेफड़ा में आने के लिए इसको मात्र हीमोग्लोबिन 10 से 20% मदद करता है, 10 से 20% हीमोग्लोबिन मदद करता है। और उसके बाद 70% बाइकार्बोनेट के माध्यम से आता है। क्योंकि रुधिर में आयरन मौजूद रहता है तो बाइकार्बोनेट बना लेता है। यानी कि पोटेशियम के साथ पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है, सोडियम के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड इस माध्यम से हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है। और CO2, ये जो CO2 है प्लाज्मा के माध्यम से मात्र 7% ही वापस रिटर्न आता है, ठीक ना। तो ऑक्सीजन का शरीर में जाना रुधिर के हीमोग्लोबिन से 100% संपन्न हो जाता है और पुनः वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके पुनः हमारे लंग्स में आना 100% हीमोग्लोबिन के द्वारा ना होकर 70% बाइकार्बोनेट के माध्यम से और प्लाज्मा के माध्यम से 7% होता है। इस तरह 100% हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब नेक्स्ट प्रक्रिया है आंतरिक श्वसन। तो आंतरिक श्वसन में यानी इंटरनल रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं रुधिर एवं उत्तक द्रव के बीच गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। रुधिर एवं
उत्तक द्रव के बीच गैसीय विनिर्माण को आंतरिक शोषण कहते हैं। दूसरा है बाह्य शोषण, यानी बाह्य शोषण मतलब लंग्स के अंदर जो शोषण होता है उसको क्या बोलते हैं, बाह्य शोषण। नॉर्मली हम क्या पढ़ रहे हैं, बाह्य शोषण पढ़ रहे हैं। और बाह्य शोषण के अंदर हमारे शरीर, हमारे रुधिर एवं उत्तक द्रवों के बीच इंपॉर्टेंट यही है, उत्तक द्रवों के बीच गैसों के आदान प्रदान को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक शोषण बोलते हैं। उसके बाद है कोशिकीय शोषण, सेलुलर रेस्पायरेशन मुख्यतः दो तरह का होता है। एक होता है अनॉक्सिक शोषण, दूसरा होता है ऑक्सी शोषण। एक को बोलते हैं एनारोबिक, एक को बोलते हैं एरोबिक। तो एक्चुअली अनऑक्सी शोषण नाम से ही स्पष्ट होता है कि यहाँ ऑक्सीजन का अब्सेंट है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो शोषण की क्रियाएं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनऑक्सी शोषण, एनारोबिक रेस्पायरेशन, ठीक ना। तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि इसको O2 का आवश्यकता नहीं होता है। उसके बाद है कि जैसे ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में और बैक्टीरिया में इथाइल अल्कोहल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में, और बैक्टीरिया और ईस्ट में इथाइल अल्कोहल में। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, शर्करा किण्वन बोलते हैं। और अनॉक्सी शोषण के लास्ट प्रोडक्ट के रूप में पायरोबिक अम्ल बनता है। अनॉक्सी शोषण के लास्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, पायरोबिक अम्ल बनता है। उसके बाद है ऑक्सी शोषण। तो ऑक्सी शोषण नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें ऑक्सीजन जरूरत रहता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है, यानी कि वह शोषण जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन मौजूद रहता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी शोषण बोलते हैं, यानी कि एरोबिक रेस्पायरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पायरेशन क्या है, एरोबिक रेस्पायरेशन मूल रूप से या ऐसे कह सकते हैं, श्वसन तंत्र की वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाता है, जल बनाता है। इसका क्या रिएक्शन फार्मूला होता है, जैसे ये तो ग्लूकोज हो गया ना, C6H12O6, ये क्या है, C6H12O6 है ना, और ये है 6O2, यानी कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन के द्वारा क्या बनाता है यहाँ पे 6CO2 + 6H2O + 2830 ऊर्जा बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सी शोषण बोलते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन बोलते हैं। तो श्वसन तंत्र की मुख्य रूप से 4 प्रक्रिया होता है, बाह्य शोषण, गैसों का परिवहन, आंतरिक शोषण और कोशिकीय शोषण। यानी कि बाह्य शोषण को 2 भाग में बांटते हैं, स्वच्छवास और गैसों का विनिमय। स्वच्छवास को 2 पार्ट्स में बांटते हैं, एक होता है निःश्वसन, दूसरा होता है उच्छ्वसन। तो निःश्वसन में क्या होता है, हम बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को अपने लंग्स के अंदर लेते हैं और इस प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं। यह प्रक्रिया मुख्यतः दाब के रूप में काम करता है, यानी निम्न दाब हमारे लंग्स के अंदर बनता है और बाहर से जैसे ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा लंग्स एक्सपेंड होता है, हमारा छाती क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं। दूसरा है एक्सपायरेशन, यानी कि उच्छ्वसन। इसमें क्या करते हैं, जितना भी हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बना रहता है, वो आता है हमारे लंग्स में और लंग्स से सीधे बाहर होता है, तो इसको बोलते हैं उच्छ्वसन, यानी कि सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उच्छ्वसन बोलते हैं। उसके बाद है गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, यानी गैसों का परिवहन मुख्यतः कैसे होता है, हमारे नासा मार्ग के द्वारा लंग से बॉडी से लंग्स में पुनः बॉडी से लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन आता है। इस प्रक्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन रुधिर के माध्यम से हीमोग्लोबिन के द्वारा हमारे बॉडी में 100% समर्थ होता है जाने में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः बॉडी से लंग्स तक आने में क्या होता है, 100% समर्थ नहीं होता है। मात्र 10 से 20% ही रुधिर के हीमोग्लोबिन मदद करता है, बाकी 7% प्लाज्मा और 70% बाइकार्बोनेट मदद करता है। उसके बाद है आंतरिक शोषण, तीसरा नंबर है इंटरनल रेस्पायरेशन। तो आंतरिक शोषण श्वसन तंत्र की वह प्रक्रिया है जिसमें रुधिर एवं उत्तक द्रव के बीच गैसीय शोषण 2 प्रकार का होता है। सेलुलर रेस्पायरेशन यानी 2 प्रकार का होता है, एक ऑक्सी शोषण एनारोबिक रेस्पायरेशन, ऑक्सी शोषण एरोबिक रेस्पायरेशन। अनॉक्सी शोषण में हमको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होता है। इस श्वसन में ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में, बैक्टीरिया एंड ईस्ट में इथाइल अल्कोहल में बदल जाता है और अनॉक्सी शोषण में अंतिम उत्पाद के रूप में हमारा क्या बनता है, पायरोबिक एसिड बनता है। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि वह कौन सा शोषण है जिसमें अंतिम यानी कि लास्ट प्रोडक्ट के रूप में पायरोबिक एसिड का निर्माण होता है, तो वो है हमारा पायरोबिक अम्ल। दूसरा है ऑक्सी शोषण एरोबिक रेस्पायरेशन। तो
ऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन क्या होता है, प्रेजेंट रहता है और प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसका क्या बोलते हैं, रिएक्शन क्या है, इसका है ग्लूकोज। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और ऊर्जा बनाता है। तो 6C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन बनाता क्या प्रोडक्ट के रूप में, बनाता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 2830 जूल एनर्जी, 2830 जूल एनर्जी, 2830 जूल एनर्जी, 2830 जूल एनर्जी बनाता है। तो इस प्रकार से हमने श्वसन तंत्र को देख लिया है। अब हम इसको फर्दर इसकी प्रक्रिया को हम और डिफाइन करेंगे, यानी कि कोशिकीय श्वसन में कुछ जटिल प्रक्रियाएं होती है, जैसे कि ग्लाइकोसिस, क्रेब्स साइकिल और लास्ट में एटीपी का इसमें कुछ योगदान होता है। तो उसको हम बहुत ही अच्छा से और विस्तार रूप से बताते हैं। और अंडर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसमें मुख्यतः दो प्रकार का जटिल प्रक्रिया होता है। एक को बोलते हैं ग्लाइकोसिस या ईएमपी पाथ, दूसरा को बोलते हैं अनॉक्सी श्वसन या शर्करा किण्वन, ठीक ना। और जो दूसरा पार्ट है वो है हमारा क्रेब्स चक्र, यानी कि क्रेब्स चक्र और क्रेब्स साइकिल। तो हम इसको देखते हैं बारी बारी से। ग्लाइकोसिस को हम ईएमपी पाथ कहते हैं, ठीक ना। ईएमपी पाथ ये वैज्ञानिक के नाम पे है जिन्होंने खोज किया है, ठीक ना। और ग्लाइकोसिस को ही हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिस को हम बोलते हैं अनॉक्सी श्वसन या शर्करा किण्वन, क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी ऑक्सीजन के अब्सेंट में होता है, ऑक्सीजन के अब्सेंट में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ग्लाइकोसिस वह प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक एसिड के दो अणु बनाते हैं, ठीक ना। और इसमें दो अणु एटीपी किसमें कन्वर्ट होता है, 4 अणु एटीपी में। तो 2 अणु एटीपी 4 अणु में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे है हाइड्रोजन के 4 परमाणु जो क्या करता है, NAD को 2NADH में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये कन्वर्ट करता है किसके द्वारा, ग्लाइकोसिस प्रक्रिया के द्वारा, ठीक ना। दूसरा है क्रेब्स साइकिल और क्रेब्स चक्र। क्रेब्स साइकिल का सर्वप्रथम वर्णन हेंस क्रेब ने 1937 में किया था। क्रेब्स चक्र का सर्वप्रथम वर्णन 1937 में किया था। और ये जो है ना, क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक विशेष प्रकार की एंजाइम में संपन्न होता है। और ये जो है 2 ATP अणु बनाता है। 2 ATP अणु बनाता है और इसमें 2 अणु पायरुविक एसिड और 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है। और 2 हाइड्रोजन जो है ना 5 बार मुक्त होता है। 2 हाइड्रोजन कितने बार मुक्त होता है, 5 बार मुक्त होता है। तो श्वसन तंत्र में जो हमारा कोशिकीय श्वसन है उसका जटिल प्रक्रिया कितने पार्ट्स में है, 2 पार्ट्स में। पहला है ग्लाइकोसिस, दूसरा है क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोसिस को ईएमपी पाथ या अनॉक्सी श्वसन या शर्करा किण्वन ये सब नाम से जाने जाते हैं, ठीक ना। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। यही इंपॉर्टेंट है। कहेगा कि कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो ये ग्लाइकोसिस है, या ग्लाइकोसिस दे देगा और पूछेगा कि इसमें क्या सही है, जैसे या ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम में संपन्न होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। इसमें पायरुविक एसिड लास्ट प्रोडक्ट बनता है, 2 अणु बनाता है और 2 अणु एटीपी को ये 4 अणु एटीपी में बदलता है और हाइड्रोजन के 4 एटम को NAD को 2NADH में बदलता है। क्रेब्स चक्र में बेसिकली क्या होता है, क्रेब्स चक्र का सर्वप्रथम वर्णन 1937 में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया विशेष एंजाइम में संपन्न होता है, यानी कि क्रेब्स चक्र अंडर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होता है, ठीक ना। और 2 ADP इज इक्वल टू 2 ATP बनाता है और 2 अणु यानी कि 2 अणु PA यानी कि पायरुविक एसिड का निर्माण करता है और 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। और क्रेब्स साइकिल में 2 हाइड्रोजन 5 बार मुक्त होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल इसको बोलते हैं। तंत्र बेसिकली एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, ठीक ना। और ये मेडुला ओब्लोंगेटा के द्वारा क्या होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा के द्वारा नियंत्रित होता है। अगर ये पूछ दिया जाए कि किसके द्वारा नियंत्रित होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा के द्वारा श्वसन तंत्र नियंत्रित होता है। और यह एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में भार का कमी होता है और इस प्रक्रिया में भार का कमी होता है और यह मेडुला ओब्लोंगेटा के द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। तो श्वसन तंत्र का जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फैक्चुअल्स और कॉन्सेप्ट था हमने आप सबको बता दिया हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और श्वसन तंत्र मानव यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बार बार रिवाइज करते रहिए। थैंक्स। इस तरह से हमारा श्वसन तंत्र की क्लास खत्म हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।